2012 में जब एक ये डिवाइन विज़न आया, उसके बाद से मेरी खोज शुरू हुई। तो फिर मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ जॉइन किया, वहाँ पर मुरलियाँ सुनी, वहाँ पर मैं राजयोगा मेडिटेशन के लिए गई। फिर श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया किए, वहाँ पर मेरे को बहुत डिवाइन विज़न आते थे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हेमा वडवाणा है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। ध्यान की अगर मेरी जर्नी के बारे में मैं बात करूँ तो वो बहुत ही अद्भुत रही है। मैं 2012 से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, तो वो एक डिवाइन कनेक्शन था मेरा। एक डिवाइन जिसे बोलते हैं कि एक डिविनिटी थी, करने वाला कोई और ही है और हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। तो उस समय मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहे थे और उस समय मुझे एक डिवाइन विज़न हुआ और एक कॉल आया कि तुम्हें ध्यान करना है। तब से मेरा पैशन ध्यान की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। वैसे बचपन से मेरा बचपन दिल्ली में बीता, मैंने वहाँ पर ग्रेजुएशन किया और बचपन से मुझे पैशन बहुत था कि मुझे बड़े होकर कुछ अच्छा काम करना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसा कुछ बड़ा काम करना है जो जिससे लोगों का भला हो सके, लोगों के जीवन में चेंज आ सके। और मेरा झुकाव, हालांकि हम लोग बहुत सात्विक फैमिली से मैं थी, हम लोग वैष्णव हैं, तो ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड या कुछ मतलब धार्मिक इतना क्रियाकलाप नहीं होते थे। बस एक वैष्णव धर्म में कि एक बस ठाकुर जी घर में हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाना, बस उनकी सेवा करनी है। और हम लोग प्योर वेजिटेरियन थे, तो सात्विकता तो जैसे मेरे खून में ही थी। और जैसे बचपन में भी सराउंडिंग्स ऐसे थे कि धर्म की चर्चा हुआ करती थी, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो हम जब छोटे थे तो बैठा दिया करते थे कि चलो माला लेकर बैठ जाओ बच्चों। तो शुरू से एक पैशन था कि भगवान क्या है। मुझे लगता था कि लोग रो क्यों रहे हैं। अगर कोई मर जाता था तो मेरी दादी जैसे बोलती थी कि बच्चों चुप अंदर चले जाओ, ये सब नहीं देखना। तो मैं पूछती थी कि अगर भगवान के पास जाना है तो रो क्यों रहे हो, उसमें रोने की क्या बात है और इतना डरने की क्या बात है। तो थोड़ा इस टाइप का एक था कि नहीं, कुछ मतलब अच्छा करना है और कुछ सात्विक प्रवृत्तियाँ और धार्मिक टाइप के विचार रहते थे। पर पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, तो लगता था पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना है। बट ग्रेजुएशन के बाद में मैं ज़्यादा पढ़ाई ना करके, मतलब बच्चों पेरेंट्स को लगता है कि नहीं टाइम से शादी हो जाए, तो फिर कटक में मेरी शादी हुई। और तब तक मेरी जर्नी में ऐसा था कि मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो तब तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। बचपन से मैं हेल्दी और मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड जैसे बड़ा होता है। और दवाइयाँ खानी, मुझे अब तक याद है कि मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाती थी। मैं इतना रोती थी दवाई खाने से और बोलती थी बस मैं ठीक हो गई मम्मी। दवाई देखते ही मेरे को लगता था कि बस मुझे नहीं खानी, और मैं बोलती थी मैं ठीक हो गई, तो मेरा बुखार भी ठीक हो जाता था। तो मतलब एक अंदर से फीलिंग अच्छा नहीं आता था मेडिसिन की तरफ कि दवाई की ज़रूरत ही क्या है। ठीक, वो तो बचपन की बातें थी। धीरे धीरे बड़े हुए, उसके बाद में जब मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, तो बेटे का टाइम जब बेटा 4 साल का हुआ, तो उसके बाद में फिर बेटी का जन्म हुआ। तो उसके बाद में मुझे बैक पेन बहुत हो गया था। और मतलब बैक पेन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड रेस्ट है। बोले आप बेड रेस्ट करो, आप क्यों अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तो अपना रूटीन में चला करती थी, तो घर में भी थोड़ा लगता है खिटपिट, अरे जैसे एक नॉर्मल घर में रहता है कि भाई ठीक है, हम तो काम नहीं बोलते हैं आपको, आप मत करो ये वो। और फिर बेड रेस्ट, और फिर दवाइयाँ लिख दी, इतनी सारी इंजेक्शंस। तो मुझे लगा ये सब क्या है, मुझे ये सब नहीं पसंद, जो होगा मुझे कोई दवाई नहीं खानी। तो उस समय फिर मेरा दिल्ली जाना हुआ। तो मेरे चाचा
रेकी किया करते थे, उनकी भी तबीयत ख़राब थोड़ी सी रहती थी, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो फिर मुझे लगा चलो रेकी सीखनी है, मुझे दवाई नहीं खानी, और उस समय ही मैंने दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ नहीं खाई। फिर मैंने टोटल रेकी पर अपना डिवोशन कर दिया पूरा। तो रेकी से सीख के थोड़े टाइम में ही मैंने अपने आप को हील कर लिया। मेरा ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, कुछ नहीं हुआ, और अंदर से मेरे को लगता था कि मैं सबको हील कर दूं, पूरा जगत ही हील हो जाना चाहिए, ये तो कितना डिवाइन काम है। और पैशन भी रहता था कि बार बार थोड़ा क्लिक भी होता था कि मेडिटेशन के बारे में बात होती थी, तो मुझे लगता था कि ये कितना डिवाइन चीज़ है। तो लेकिन मुझे लगता था कुछ बहुत अलग है, ये कुछ बहुत डिवाइन और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो रेकी करते करते जब रेकी के तरफ मेरा पैशन हुआ, फिर धीरे धीरे मैं दूसरों को भी देने की कोशिश करती थी। हालांकि बाहर कोई ऐसा मैंने डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं सबको हील करूं या ऐसा, बट अपने घर में अपने बच्चों को बहुत दिया करती थी, एक एक घंटा उनके पास बैठा करती थी हीलिंग के लिए, और उनको ठीक करने की कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक ही जैसे मेरे चाचा करते थे रेकी, तो बहुत ही छोटी एज में वो एक्सपायर हो गए। फिर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे लगा ये रेकी करके ये चले गए, फिर रेकी का क्या फ़ायदा है। फिर मेरा दिमाग थोड़ा बहुत चलता था कि सब बोलते हैं रेकी से भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये है। तो मुझे लगता था कि भाई, फिर मेरा बस उस तरफ से बिल्कुल मन हट गया। हालांकि मैं खुद उससे हील हो चुकी थी। कभी कभी जब मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती या कहीं तकलीफ़ होती, तो मैं खुद अपने आप को हील करने के लिए थोड़ी देर के लिए रेकी दिया करती थी। पर उस चीज़ से फिर धीरे धीरे दिमाग हट गया, छोड़ दिया। और मुझे एक चीज़ और भी क्लिक हुई, किसी ने मुझे बोला कि नहीं, हमें दूसरों को हील नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक तरह का डर बैठ गया कि इसमें कि अगर दूसरों को हीलिंग करेंगे तो दूसरों के कर्मा हम ले रहे हैं, दूसरों को हील नहीं करना चाहिए। तो वो भी चीज़ दिमाग से फिर जो मेरे को एक रहता था, बहुत दया आ जाती थी किसी की तकलीफ़ देखकर, तो मैं फट से बैठ जाती थी, नहीं चलो मैं रेकी कर दूँ आपकी। तो वो भी फिर मैंने बंद कर दिया। मुझे फिर अंदर से और तलब हुई कि ये सब क्या सीक्रेट्स हैं। चक्रास के बारे में नॉलेज लिया, जैसे रेकी के साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाती है, तो नॉलेज थी। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे जो बेटा था उसके एग्ज़ाम थे, और उसके एग्ज़ाम के टाइम में मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, तो रात भर वो उसके लिए जगी रही, और सुबह उसके लिए एग्ज़ाम के लिए सुबह 4 बजे उठना था, 4-5 बजे। तो एकदम से मैं उठी और पूरी रात में सोई नहीं थी। तो एकदम से जैसे ही उठी तो उठ के एकदम से गिर गई और मैं बेहोश हो गई, और एकदम से मेरे मुंह पर लग गया, चोट आ गई। फिर सब वही डॉक्टर चालू हो गया, और फिर डॉक्टर के पास जैसे गई कि न्यूरो को दिखाएं ये वो, तो उन्होंने बोला, छूटते से ही डॉक्टर ने बोला आप मेडिटेशन करो। तब से मेरे दिमाग में बस इतना ये लगा कि मेडिटेशन कुछ है, मुझे सीखना है, कुछ करना है। वो एक बीज वो डॉक्टर ने ही डाल दिया था, उन्होंने जो दवाइयाँ रिकमेंड की वो भी मैंने छोड़ दी। उसके बाद से धीरे धीरे ये जर्नी चल रही थी, और मुझे फिर डिवाइन विजन्स आने लगे थोड़े, तो मुझे लगता था कुछ मेरा कनेक्शन है कहीं। तो 2012 में जब एक ये डिवाइन विज़न आया, उसके बाद से मेरी खोज शुरू हुई। तो फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया, वहाँ पर मुरलियाँ सुनी, वहाँ पर मैं राजयोगा मेडिटेशन के लिए गई। फिर श्री श्री रविशंकर का सुदर्शन क्रिया किए, वहाँ पर मेरे को बहुत डिवाइन विज़न आते थे, मुझे साउंड सुनाई देते थे, हॉली साउंड सुनाई देते थे। उसके बाद में जब ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते थे कि अर्ली मॉर्निंग प्रभात वेला में आप मेडिटेशन करो, तो मैं बहुत जल्दी सुबह उठ जाया करती थी। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपना मेडिटेशन कर रही थी। तो एक बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बैठी हूँ और एकदम से मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गई, और किसी ने मुझे ये क्या गाइड किया कि वापस बॉडी में आ जाओ। तो मुझे लगा, किसी ने मुझे बोला कि अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम नहीं हुआ है। तो फिर मैं वापस अपनी बॉडी में आ गई। ये अनुभव हुआ। उसके बाद से मुझे बहुत से डिवाइन विज़न हुए। मैंने अपने आप को जब ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन चालू किया, तो मुझे अपने आप को मैंने एक सोल के रूप में देखा, आत्मा के रूप में, एक स्पार्कलिंग लाइट के रूप में। मेरा बॉडी पूरा छाया के रूप में है, और मैं एक स्टार के रूप में बैठी हुई हूँ।
तो मुझे लगा ये क्या है, ये मैंने अपने सोल को ही देखा है। ये सब विज़न हो रहे थे, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी में भी संतोष नहीं मिला। मुझे लगा कि ये बोलते हैं राजयोगा मेडिटेशन, लेकिन ये मुझसे इतना अच्छा हो नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आता था। मुझे डिवाइन विज़न आ जाते थे, एक्सपीरियंस हो भी जाते थे, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ अधूरापन है। मैं बैठती हूँ तो विचार चलते हैं कभी, और फिर धीरे धीरे बस ये जर्नी चल रही थी। फिर मुझे पैशन था शुरू से कि पिरामिड में जाकर बहुत ऊर्जा मिलती है, तो मुझे पिरामिड की तरफ थोड़ा बहुत पैशन रहता था। स्टार्टिंग से ही लगता था कैसा होगा। इजिप्ट के पिरामिडों की बातें जब सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था काश कभी मैं जाऊँ और पिरामिड का एक्सपीरियंस लेकर आऊँ। फिर एक बार मुझे मेरे देवरानी के थ्रू पता लगा कि यहाँ पर कटक में ही परमार सर है, उन्होंने पिरामिड बनवाया है। तो वो बोले कि वो मेडिटेशन सिखाते हैं तो आप चलो। तो मैं उसके साथ जाना चालू किया मैंने परमार सर के घर, और वहाँ पर काफ़ी दिनों उनकी मिसेस सिखाया करती थी, तो उनसे थोड़ी ट्रेनिंग ली। थोड़ा वो डीप ब्रीथ वगैरह सिखाया करते थे, और आनापान सती के बारे में थोड़ा सा बताया मुझे कि ये कैसेट्स भी दी और म्यूज़िक भी दिए। लेकिन तब उस समय पत्री सर के बारे में या गुरु के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस वो बोलते थे कि हाँ आप इस तरह से मेडिटेशन करो। तो मुझे अच्छा लगा, और स्टार्टिंग से ही एक आध थोड़ा ही टाइम हुआ होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। मुझे एकदम लाइटेड डिवाइन चेहरा दिखाई दिया, पूरा दाढ़ी वाला। तो मेरे को लगा कि ये अचानक मेरे मेडिटेशन में कैसे आए। तो मुझे उस समय तब लगा कि ये मेरा असली मेडिटेशन का अनुभव है कुछ, और ये कौन है, ये कोई गुरु है, ऐसा मुझे फील हुआ। कि पर मैं चारों तरफ वहाँ जाकर उनके पिरामिड सेंटर में जाकर खोजा करती थी कि कहीं कोई गुरु का फ़ोटो नहीं है, पर दिल से ये हुआ कि मैं आनापानसती कर रही हूँ तो ये उसी के गुरु हैं। तो बस वो एक एक्सपीरियंस था, और लगा कि चलो जो भी है सामने आ ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं था, पर वो मेरे गुरु हैं, कोई मेरे साथ है कंटिन्यू, कोई डिवाइन पावर है जो मेरे साथ रहता है हमेशा। धीरे धीरे जर्नी चलती गई, और उसके बाद से बस मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस किया करती थी। पर उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ, और मेरे बेटे की भी मैरिज हुई उससे पहले, और उसके बाद से फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद से तो जैसे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हर जगह बढ़ ही गई थी, और तब तक भी मेरी जर्नी में मैं हर समय गुरुओं के बारे में, कभी सदगुरु का, ओशो का, ये सभी सुना करती थी, स्वाध्याय वगैरह ही किया करती थी। तो एक बार तब मुझे पीएमसी हिंदी का ऑडियोज़, ये वीडियोस सब आए, जिसमें मुझे दीप्ति नादेला मैम का वीडियोस और उनकी कल्याणमस्तु का प्रोग्राम दिखाई दिया। और उसके बाद में मैंने देखती गई आत्मा की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा में सबके अनुभव। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कनेक्शन लगा कि मुझे लगा अरे मैं यही तो चाहती थी। ये मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, ये सब पता नहीं जो मुझे अनुभव हो भी रहे हैं वो क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर लगता था कुछ है, पर पता नहीं है। मुझे अपना समझ नहीं आता था कि ये सब क्लैरिटी किससे लूँ कि ये जो मुझे अनुभव हो रहे हैं उसके मतलब क्या है मेरे लाइफ में। तब उसके बाद से फिर मैं धीरे धीरे कनेक्शन चालू हुआ। सबके एक्सपीरियंस सुने तो मैंने बोला नहीं, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ही नहीं बहुतों के साथ हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे कल्याणमस्तु प्रोग्राम से मैंने राम सर का कांटेक्ट नंबर लिया और उनको कांटेक्ट किए। तो उन्होंने मुझे जेटीटीपी के बारे में बताया, और जेटीटीपी के जो ये वर्कशॉप्स हो रहे थे तो उसका लिंक्स दिया। और उसको तब मैंने उन्हें बोला भी कि मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे हैं सर, और मुझे बस जुड़ना है कैसे भी। तो उन्होंने वो वर्कशॉप्स के लिंक दिए। फिर मैंने बहुत से जेटीटीपी के प्रोग्राम अटेंड किए, और जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे और जो मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो वो सब के बारे में मुझे क्लैरिटी होने लगी एक के बाद एक। और धीरे धीरे फिर मुझे जेटीटीपी के क्लासेस कितने भी करे, जेटीटीपी 16 किया, सेथ विजडम था, न्यू एनर्जी की क्लासेस की, सब में मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव अच्छे अच्छे होते थे। उसके बाद से फिर धीरे धीरे बस ये लिंक चला। फिर जब 2021 में
पुरी में जब मैंने सुना कि पितामह आ रहे हैं, और ऑडियोज़ में मैं सोचती थी पत्री सर इतना सुनती थी, तो मुझे लगा नहीं, एक बार तो मुझे जाकर देखना है कि ये कौन है और कैसे है, मुझे इनका चेहरा देखना है एक बार। तो मैं दौड़ती हुई पुरी में आई। तो उस समय तक भी, इतना मेडिटेशन के बाद भी मेरी हालत, मतलब वो उस समय भी मेरी स्टेज कैसी थी कि जैसे मुझे सारिका मैम ने एक इशारा किया माइक कि आप कुछ बोलना चाहोगे, तो मैंने अब झट से सिर झुका दिया। मेरे को लगा मैं क्या बोलूँगी, मेरा कब से क्या कनेक्शन है, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उतना हिम्मत नहीं थी मेरे में। तो धीरे धीरे फर्स्ट फिर कनेक्शन होता गया, और धीरे धीरे क्लासेस के बाद में मैं जुड़ती चली गई। उसके बाद में फिर रामाराजू सर ने मुझे एडमिन का काम दिया कि आप एडमिन का काम कीजिए। तो न्यू एनर्जी का गुजराती का वर्कशॉप हो रहे थे, तो उसमें मैंने एडमिन का काम किया। और जब मैंने मेडिटेशन के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि मुझे न्यू एनर्जी की बुक पूरी लाइटेड दिखी, इतनी लाइटेड दिखी और गुजराती में दिखी, तो मुझे लगा कि ये न्यू एनर्जी तो हिंदी में, इंग्लिश में है और तेलुगु में है, मुझे गुजराती में क्यों दिखी। और मुझे अंदर से ही भाव आ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सेवा करनी है, काश ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना, मतलब कितनों को इनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था। और उसके बाद उसमें मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुए। मेरा लगा कि हायर डायमेंशन के मास्टर्स भी मुझे दिखने लग गए। फिर धीरे धीरे लगा, मैंने खुद भी अनुभव किया कि मैं कुछ बोल रही हूँ मेडिटेशन में, तो मुझे लगा कि मैं मास्टर बन के बोल रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों के जैसे तो नहीं बोल सकती, मुझ में तो अभी इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। पर फिर रागिनी मैम के साथ में मेरा कनेक्शन हुआ। रागिनी मैम ने मुझे वर्कशॉप के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन दी, तो मैंने वर्कशॉप भी एक ली। भय अभय पर भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उसमें बहुत कुछ बोलने की कोशिश की कि शायद मेरे मतलब कुछ है। उसके बाद से मुझे लगा नहीं, ये काम नहीं, मुझे कुछ और करना है, इस काम में अभी मैं नहीं जा सकती। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यहाँ ऑडियोज़ बन रहे हैं, सारिका मैम ऑडियोज़ बनवा रही हैं। तब मुझे कनेक्शन फील हुआ कि नहीं, मुझे अभी क्लासेस लेने नहीं है, मुझे अभी यही मैसेज मिल रहे हैं, तो मुझे ऑडियोज़ बनाने हैं। और धीरे धीरे अपने आप ही क्लैरिटी होती गई और मेरे कनेक्शंस बनते गए और न्यू एनर्जी बुक के मैंने ऑडियोज़ बनाने चालू किए। तो अब ये न्यू एनर्जी के ऑडियोज़ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन वो जो न्यू एनर्जी की बुक भी एक डिवाइन बुक, जो मुझे चूज़ किया गया इस बुक के लिए, ऑडियोज़ बनाने के लिए, तो अब मुझे वो कनेक्शन फील हो रहा है कि वो बुक मेरी लाइफ में क्यों आई। वो जितने मेरे सवालों के जवाब थे वो मुझे इस बुक में मिले। जो भी मेरे कनेक्शंस थे और जो मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, उसकी भी मुझे बहुत क्लैरिटी मिल गई। उस बुक में ओल्ड एनर्जी से किस तरह से आप न्यू एनर्जी में जा सकते हैं, एक ह्यूमैनिटी के लिए, कि एक मानवता किस तरह से अपना उत्थान कर सकती है और उसका जरिया क्या है। उसमें भी हायर डायमेंशन से एक मास्टर, ग्रेट मास्टर हैं तो व्यास मास्टर, जिनके साथ चैनलिंग करके रेवती देवी ने वो बुक लिखी है। तो चैनलिंग के द्वारा तो व्यास बहुत सारे ऐसे रहस्य बता रहे हैं कि इस अर्थ में 2012 से एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य शुरू हो गया है और अर्थ की ग्रिड में चेंजेस हुए हैं। तो मुझे ये क्लिक होने लगा कि उस समय वो पीरियड ही ऐसा था कि बहुत से लोगों के लाइफ में ये चेंजेस आने थे और अर्थ पर ये जो चेंजेस आ रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कराने वाला वही है। तभी उस बुक ने मुझे आज ये लेसन दिया कि जब वो एक टाइम था जब सारिका मैम से कनेक्शन तो हुआ 2021 में, लेकिन तब मैं 3D में थी, मतलब वो ओल्ड एनर्जी थी। जब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं हर एक जो भी एक ह्यूमन के लाइफ में होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस, गिल्ट्स और एक कॉन्फिडेंस का अभाव कि आप अपने आप को थोड़ा सोचते हैं कि नहीं ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं उस स्टेज में थी। लेकिन जब जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में आती गई तो मेरा डिवाइन सेंस, मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल इस तरह से बढ़ने लगा
कि वो एक प्रोसेस चालू हुआ, वो 4D से लेकर 5D में किस तरह से आया जाता है। जब मुझे हाथ में माइक पकड़ाया गया और फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया, तब मुझे वो चीज़ महसूस हुई कि ये चीज़ है कि आज मुझ में इतनी हिम्मत आई है। और ये जो ऑडियोज़ बनाने के टाइम में जो प्रोसेस चला, वो लाइफ में मेरे साथ में वो प्रोसेस कंटिन्यू था कि मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होने थे वो मेरे साथ चल रहे थे। और उसके साथ मैं अब 5D तक मतलब एक शुरुआत है अभी, तो इसे ऐसा नहीं बोला जाता, पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मैं समझ पा रही हूँ कि हम अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और उसका जरिया सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि मेडिटेशन को जीवन में अपनाइए, क्योंकि अर्थ में अभी इतने चेंजेस आ रहे हैं, एक तरफ इतना केओस है और इतना एक तरफ लोग पीस भी चाह रहे हैं। तो आप अगर अपने लाइफ को एक कॉन्शियसनेस लेवल को अगर आप ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए जीवन में एक स्वाध्याय ज़रूरी है और मेडिटेशन ज़रूरी है। तो मेरा बस सबके लिए यही संदेश है कि आप जितना भी हो सके, आप जितना जल्दी ध्यान में आएंगे, उतना ही आप अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत जल्दी उठा सकेंगे। और जितना स्वाध्याय करेंगे तो ये आपके लिए लाइफ के लिए लेसन्स भी बनते जाएंगे। तो मैं आज बस यहीं पर अब विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आप सभी का खूब खूब आभार। आत्मवंदना। PMC हिंदी बदले जीवन।